टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दो चीज़ें रह गई थी। लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स हम कर रहे थे कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी में क्या क्या नई चीज़ें हुई। रिफॉर्म मतलब दोबारा से उसको ठीक किया गया। इंडस्ट्रीज में क्या क्या रिफॉर्म हुए हमने इसमें 4 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक वगैरह के हमने पॉइंट्स पढ़ लिए थे। टैक्स कैसे रिफॉर्म हुआ हमने ये 3 चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे ये 2 चीज़ें और साथ में प्राइवेटाइजेशन। तो फिर ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज के सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किए गए। इसमें 2 रिफॉर्म किए गए। नंबर 1 डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डीवैल्यूएशन रुपी मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। अब हमारे जो रुपए की वैल्यू यूएसए में, पाउंड्स में, डॉलर्स में जो होती है उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और हमने पढ़ा था कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से जूझ रहे थे क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट्स कम थे। जब इंपोर्ट ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट से पैसा बाहर जाता है तो हमारा ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है और बाहर से पैसा कम आ रहा है, तो हमारा जो बैलेंस होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, बाहर से कम पैसा आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पहले स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव चल रहा था। हमको अपने 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए पैसे भी नहीं थे हमारे पास। तो रुपी वॉज डी वैल्यूड, रुपी की वैल्यू दोबारा से रखी गई अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। दिस लेड टू इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट चाहे तो रुपी की वैल्यू बढ़ सकती है, कट सकती है, मार्केट का असर तो होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया। जो रुपये की वैल्यू थी इंटरनेशनल सेक्टर में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में, उसको रीवैल्यू किया गया। अगर मान लो 40 रुपए थी तो उसको रीवैल्यू करके 50-60 रुपए के आसपास पहुंचाई गई ताकि हमारी पोजीशन थोड़ी ठीक हो सके। अब ये किया कैसे जाता है, ये आने वाले चैप्टर जो इसी बुक के, सॉरी जो मैक्रो के हैं, उसमें आपको पता लगेगा कि डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी की कैसे जाती है। तो फिलहाल आपको उसकी डिटेल में नहीं जाना, इसको समझ लो कि गवर्नमेंट ने एक चीज़ की नई कीमत रख दी ताकि उसकी मार्केट में पोजीशन ठीक हो सके। सेकंड है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। जो मार्केट फोर्सेस थे, एक्सचेंज रेट उसको बोला गया है कि जो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट मतलब किस रेट पे, जो रुपये की वैल्यू है किस रेट पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि $1 आज की डेट में 80 रुपीज़ का है, तो ये उसका रेट है एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज का रेट है। अगर मेरे पास $1 है तो $1 मैं फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को देके 80 रुपीज़ लेके आ सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि $1 ऑस्ट्रेलियन 100 रुपीज़ का है, तो ये उसका एक्सचेंज रेट है। मतलब एक के बदले मेरे को कितना एक्सचेंज मिलेगा, एक्सचेंज कर सकता हूँ ना मैं, डॉलर के बदले रुपी और रुपी के बदले डॉलर, इस रेट पे कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। उस टाइम गवर्नमेंट ने पहला स्टेप ये उठाया कि डीवैल्यूएशन, जो मनी की वैल्यू थी उसको इंक्रीज करा। दूसरा, उसके बाद से गवर्नमेंट ने बोला कि आज तो हमने इंक्रीज कर दी है, लेकिन आज के बाद हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो ये रुपये की जो कीमत है, रुपये का जो एक्सचेंज रेट है कि $1 या $1 कितने रुपये का होगा, ये आप लोग देखते होंगे कि डॉलर का रेट बढ़ गया, कम हो गया, कभी 79 हो जाएगा, कभी 69 हो जाएगा, कभी 72 हो जाएगा। क्यों? ये कमता बढ़ता कैसे रहता है, कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। गवर्नमेंट ने 1991 में वैल्यू ऑफ रुपी ठीक कर दी, उसके बाद से उसने डिसाइड करना बंद कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा, ये एक्सचेंज रेट डिसाइड करेगा मार्केट की फोर्सेस। अब मार्केट फोर्सेस क्या है? हमने 11th के अंदर लास्ट चैप्टर पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन में हमने बताया था कि एक चीज का प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है। 2 फोर्सेस होती हैं, एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई। तो हमने कहा था कि प्राइस डिटर्मिनेशन होती है डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा तो प्राइस घटेगा। तो ये हमने चीजें सब कुछ सीखा हुआ है। तो उसने बोला कि जैसे हर चीज की, किसी भी वस्तु की प्राइस डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करता है, उसको कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। इसी तरह एक्सचेंज का जो रेट होगा कि $1 कितने रुपये का होगा, $1 कितने रुपये का होगा, डैश रुपये का होगा,
वो डिसाइड करेगी डिमांड और सप्लाई कि हम इंटरनेशनल कितनी डिमांड रखते हैं। जो इंटरनेशनल हमारी डिमांड होगी उससे इफेक्ट होता है हमारा इंपोर्ट, ठीक है। ये इंपोर्ट को छोड़ो, आप ऐसे मत समझो, इसको सोचो कि मान लो एक चीज इंडिया में नहीं बनती, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उस इंपोर्ट की डिमांड कितनी है और वो सप्लाई कितनी हो रही है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिमांड ज्यादा सप्लाई ज्यादा तो वैल्यू ऑफ डॉलर या रुपी घटेगा। और अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा आ रही है तो रुपी की वैल्यू अच्छी हो जाएगी, ऊपर जाएगी। तो अभी इसकी डिटेल में नहीं जाना कि न्यूमेरिकल चैप्टर नहीं है। तो $1 कितने रुपए का वो होगा, वो कौन डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ती किसी चीज की, तो वैल्यू ऑफ रुपी घट जाती है। जब डिमांड घटती है, हमें नहीं चाहिए वो चीज लेकिन सप्लाई आ रही है, वो बाहर से आई जा रही है, तो हम तो खरीद नहीं रहे, तो वैल्यू ऑफ रुपी बढ़ जाती है उस मामले में। तो ये अभी डिटेल में मत जाओ, ये जब आप बड़े हो गए आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल आपने ये सोचना है, गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स उठाए इसके अंदर। एक तो रुपी की वैल्यू को सही से सेट कर दिया। सेट करने के बाद बोला कि आज के बाद हम सेट नहीं करेंगे, आज के बाद जो एक्सचेंज रेट है या वैल्यू ऑफ रुपी है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ऑब्वियसली वो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट का रोल उसमें खत्म हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स इसके अंदर आए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। तो ये मैं रफ कर दूंगा और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म में कितने पॉइंट्स आते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का पहला पॉइंट, ये जो पहला पॉइंट है इस पॉलिसी का पढ़ रहे हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड क्या होता है, खरीदना, खरीद के महंगे रेट पे बेचना, और इन्वेस्टमेंट पैसा लगा के पैसा कमाना। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा कुछ आ जाएगा। बिफोर 1991 मतलब 1950 से लेके 1990 तक क्या हुआ था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ था, कोटा लगा था, टैरिफ लगे थे, लाइसेंसिंग में प्रॉब्लम थी। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया, रब कर दिया, मतलब हटा दिया। तो गवर्नमेंट ने हटाया, तो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये पूरा पॉइंट मैं बुक में लिखा है, मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा शॉर्टकट लिख रहा हूँ। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, लिमिट, इसका मतलब होता है लिमिट। एक लिमिट पहले थी, रिस्ट्रिक्शन थी। क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी तक आप इंपोर्ट कर सकते हो और कितनी क्वांटिटी तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस पे 1950 से लेके 1990 तक क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई इससे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करना था, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था और इंपोर्ट को नहीं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ये सीखा था। तो गवर्नमेंट ने एक कोटा लगाया था और टैरिफ लगाया था। उससे क्या हुआ था कि एक लिमिट तय हो गई थी, एक्सपोर्ट ज्यादा करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपोर्ट की लिमिट थी कि इससे ज्यादा सामान हम इंडिया के बाहर से आप नहीं मंगा सकते। अब 1991 पढ़ रहे हैं हम, 1991 से लेके आगे तक क्या हुआ, अभी तक मतलब क्या हुआ, ये रिमूव कर दिया गया, रिमूवल ऑफ क्वांटिटी, ये रिस्ट्रिक्शन क्या हटा दी गई। ये जो लिमिट्स थी कि कितनी लिमिट तक करना था, ये हटा दिया गया या इसको बड़ा कर दिया गया और रिस्ट्रिक्शन कम कर देगी। ये जो लिमिट थी बहुत कम कर देगी। पहले लिमिट थी बहुत ज्यादा कि सिर्फ आप इतनी क्वांटिटी मंगा सकते हो, इतनी क्वांटिटी मंगा सकते हो। अब लिमिट वो बहुत कम कर देगी। फॉर एग्जांपल मतलब ये इसमें लिखा हुआ एग्रीकल्चर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, आप उस पर मत जाओ, आप समझो। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया खुला, जितना मर्जी इंपोर्ट करो, जितना मर्जी एक्सपोर्ट करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। खुल के एक्सपोर्ट किया जाएगा, खुल के इंपोर्ट किया जाएगा। नो डाउट लिमिट थी, लेकिन पहले वो लिमिट कम थी, अब वो लिमिट बढ़ा दी गई। बोल दिया गया कि जितना मर्जी आप करो, आपको कोई टेंशन नहीं है। वो लिमिट्स को और रिस्ट्रिक्शंस को, जो लाइसेंसिंग वगैरह थी, जो भी पेपर वर्क था, जो भी रिश्ते में परेशानियां थी, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी गई। किस पे, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट से। इससे क्या हुआ, इंपोर्ट भी बढ़ा और एक्सपोर्ट भी हमारी कंट्री का बढ़ा। उसके बाद रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट ड्यूटी वो टैक्स होता है। ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है, वो ड्यूटी होती है, वो टैक्स होता है जो मैं देश के बाहर अगर अपना सामान बना के बेच रहा हूँ तो वो मेरे को देना पड़ेगा। अब मान लो मैंने सामान बनाया 100 रुपए का, उसके ऊपर टैक्स लग गया, ड्यूटी कहते हैं जिसे
30 रुपए की। तो इंटरनेशनल में मेरी, इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के बाहर मेरी चीज़ की वैल्यू हो जाएगी 30 रुपए, जबकि इंडिया के अंदर मेरी चीज़ की वैल्यू 100 रुपए, क्योंकि ये 30 रुपए मैं सिर्फ तब दूंगा जब मैं इंडिया के बाहर बेच रहा हूँ। तो वही प्रोडक्ट मेरा इंडिया में 100 रुपए का है, इंडिया के बाहर 130 का है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर कोई और कंट्री, मान लो चाइना, मान लो पाकिस्तान, मान लो कोई और कंट्री बेच रही है, तो मार्केट इंडिया के बाहर भी वो 100 रुपए का है। मेरा प्रोडक्ट इंडिया में 100 का है, बाहर 130 का है, उनका प्रोडक्ट बाहर भी 100 रुपए का है। तो मेरा प्रोडक्ट कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, क्योंकि सब लोग को 100 रुपए में अच्छी चीज मिल जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि मेरे प्रोडक्ट का कंपटीशन इस चाइना के प्रोडक्ट से था, उस कंपटीशन को हटाने के लिए और मेरा एक्सपोर्ट बढ़े, मेरे को प्रॉब्लम ना आए, ये ड्यूटी को हटा दिया गया, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब मेरा प्रोडक्ट इंडिया में भी 100 रुपए का था और बाहर भी 100 रुपए का था, चाइना वालों का भी 100 रुपए का था, तो मेरे को कंपटीशन लड़ना आसान हो गया। अब ग्राहक सोचेगा कि ये वाला लेके ये तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो उसका लेगा। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने से मेरे को एक्सपोर्ट करने में हेल्प मिली। इसी तरह पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। अब इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब वही जो बाहर से इंपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर टैक्स हटा दिया गया। तो उससे मेरे को क्या फायदा? अगर आप सोचो, अगर इंपोर्ट ड्यूटी हटाएंगे तो इंपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारा देश से पैसा बाहर ज़्यादा जाएगा। तो ये वाली पॉलिसी इसमें कैसे काम फायदेमंद है? ये सिर्फ उन लोगों के फायदेमंद है जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। मान लो अगर मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ तो मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल की क्वालिटी इंडिया में बेकार है, इंडिया में बहुत हल्की लो क्वालिटी का मिलता है और इंडिया के बाहर बहुत क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। लेकिन बाहर से मंगाने में, इंपोर्ट करने में मेरे को बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। मान लो देश के बाहर उस चीज़ की कीमत है 150 रुपये उस रॉ मटेरियल की, ठीक है, मेरे को वो 150 रुपये का चाहिए, लेकिन देश तक आते आते हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो एरा था 1950-99 हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी, तो वो 150 रुपये में 100 रुपये ड्यूटी लगा दी थी, तो मेरे को वो पड़ता था 250 रुपये का, ठीक है। अब मैंने वो खरीदा और मेरे लिए वो क्या है, फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, मेरे लिए वो रॉ मटेरियल है। तो जब मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो मेरा फिनिश प्रोडक्ट क्या होगा? जो मैं फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा, लास्ट जो कोई मैन्युफैक्चर करूंगा चीज़, वो भी तो महंगी होगी, क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई ना। पहले मेरी कॉस्ट ये होनी चाहिए थी, अब मेरी कॉस्ट ये होगी। तो जब मेरी कॉस्ट बढ़ गई तो मेरा सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ेगा। रॉ मटेरियल मतलब कॉस्ट जितने का खरीदते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स मैं मार्केट में बेचूंगा, तो मेरा ये महंगा हो गया, ये 150 की जगह मेरे को 250 का मिलना शुरू हो गया। तो ऑब्वियस बात है मेरा फिनिश गुड भी महंगा हो गया। जब मेरा फिनिश गुड महंगा हो गया तो मेरे को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि मैं बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूँ और चीज़ें बना के इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ या इंडिया में ही बेचता हूँ। मेरे को कहीं भी बेचना है, चाहे मैं बेचूँ इंडिया में, चाहे मैं बेचूँ बाहर एक्सपोर्ट करूँ, मेरे को हर जगह महंगा बेचना पड़ रहा है। मेरा कंपटीशन नहीं हो पा रहा। कंपटीशन मतलब वो चीज़ सस्ती मिल रही है इंडिया के बाहर और मेरे को महंगा मिल रहा है, क्योंकि मेरे को रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि मेरे को रॉ मटेरियल, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमको रॉ मटेरियल सस्ते रेट में मिल सके, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ये भी हटा दी गई। अब 150 रुपये वाली चीज़ मेरे को 150 रुपये की ही मिलती है। तो मेरा रॉ मटेरियल क्या हुआ, सस्ता, तो मेरा फिनिश्ड गुड क्या होगा, सस्ता, तो मैं कंपटीशन लड़ सकूंगा। तो गवर्नमेंट ने बड़ा दिमाग लगाया कि खाली एक्सपोर्ट की ड्यूटी कम करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इंडिया के बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो वो भी सस्ता होना चाहिए। तो इंपोर्ट ड्यूटी हमने बहुत ज़्यादा लगा रखी थी, क्योंकि पहले इस एरा में हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चाहते थे कि इंपोर्ट ना हो, अब वो हटा दिया गया। अब खुल के इंपोर्ट करो, खुल के एक्सपोर्ट करो। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी सब रिमूव का मतलब बिल्कुल नहीं हटाई, बहुत कम कर दी, ताकि सबको प्रॉब्लम ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो, सॉरी। रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। आप ये नहीं कि आपने कोई चीज़ बनाई और जाते आप इंपोर्ट कर दोगे, आपको पेपर वर्क करना है, गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता था। अब वो जो पेपर वर्क है बहुत कम कर दिया गया। गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप खुल के करो। अब जब खुल के इंपोर्ट आना शुरू हुआ तो रॉ मटेरियल्स क्या हो गए, खुल के मिल गए। रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट ड्यूटी भी कम होगी, सस्ता भी आ रहा है और लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है, तो आराम से खुल के मंगाओ, जितना मर्जी मंगाओ, क्योंकि हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी खत्म कर दी, इंपोर्ट पे लिमिट्स भी खत्म कर दी।
तो इससे क्या हुआ, अच्छा माल, बाहर की कंट्रीज का क्वालिटी माल, अच्छी क्वालिटी का माल हमको सस्ते रेट पे, अच्छे रेट पे और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलना शुरू हो गया। इससे हमारे इंडिया का काम बढ़ा। जब मेरे को रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है और जितना मर्जी चाहे मिल रहा है, तो मैं खुल के अपना काम बढ़ाऊंगा। अपनी फैक्ट्री एक की जगह दो की जगह 4 लगाऊंगा और लेबर रखूंगा और मशीनरी रखूंगा और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करूंगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो इम्पोर्ट की जो लाइसेंसिंग है उसकी चीज़ों को आसान करना पड़ेगा। सिर्फ हैजार्डस एक्सप्लोसिव हो गए, पटाखे हो गए, एसिड हो गया और डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गई, आर्मी की इक्विपमेंट्स हो गई, इसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे इंपोर्ट लाइसेंसिंग का पेपर वर्क क्या कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया, जिससे हमारे इंडिया की इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई और कंपिटिटिवनेस, मार्केट में हमारे कंपटीशन करने का रास्ता खुल गया। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जिससे हमें पता लगा कि गवर्नमेंट ने कौन से रिफॉर्म्स किए हर क्षेत्र में, इंडस्ट्री, बैंक, टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड में क्या क्या रिफॉर्म किए। गवर्नमेंट की मंशा साफ थी कि ट्रेड बढ़े, व्यापार बढ़े, इंपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, बैंक खुल के काम कर सके, फैक्ट्रियां खुल के काम कर सके, टैक्स सिस्टम आसान कर दिया जाए, लोगों की परेशानी खत्म हो और इंडिया जो कर्जे में डूब गया था, इंडिया जो घाटे में चला गया था, इंडिया पैसा कमाए और इंडिया ऊपर उठे। और ऐसा हुआ भी। लिबरलाइजेशन ने हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा हेल्प की। एक और चीज़ ने हेल्प की, सेकेंड पॉइंट आता है प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम आज शुरू करके ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है। करना क्या है इसमें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में शेड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 में रखी गई थी बहुत सारी चीज़ें, उसको शेड्यूल ए से ट्रांसफर करके डाल दिया गया, या तो बी में जो कि मिक्स थी पब्लिक एंड प्राइवेट, या सी में सिर्फ प्राइवेट की। हमने चैप्टर उसमें मैंने ऐसे ही बना के दिखाए थे शेड्यूल। तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ शेड्यूल ए में बनानी थी, अब वो बी के अंदर या सी के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक पॉइंट तो आया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक, कि पहले मालिक कौन था, गवर्नमेंट थी, अब प्राइवेट कंपनी को वो बेच दी गई कि हमसे तुम खरीद लो, अब इसके बाद तुम खुद ही संभालोगे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ना मैनेजमेंट में, ना प्रॉफिट में, ना कुछ में। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लिख लो आप। ओनरशिप भी दे दी प्राइवेट कंपनी को, कंट्रोल भी दे दिया, पूरा मैनेजमेंट भी वही संभालेंगे। तो ये बेसिकली 2 पॉइंट आते हैं। तो इसके अंदर मान लो आपको शायद पता हो कि आज आपके घर में जो बिल आता है बिजली का, वो BSES के नाम से आता है, जो कि रिलायंस कंपनी, अंबानीज की कंपनी है। ठीक है, अंबानीज के नाम पे है ये। लेकिन क्या 1991 में बिजली प्राइवेट थी? नहीं, बिजली प्राइवेट नहीं थी, वो डेसू के नाम से चलती थी, जिसको कहते थे हम DESU, दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड था वो। ठीक है, तो दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक ऐसे अंडरटेकिंग कुछ थी, तो गवर्नमेंट की वो थी, पब्लिक कंपनी थी। इसमें बहुत सारा क्या थी, करप्शन थी, लोग ढंग से बात नहीं करते थे, लोगों को लाइट बहुत देर तक जाती थी, लोगों के बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते थे, और सबसे बड़ी बात लॉसेज हो रहे थे गवर्नमेंट को। ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट को लॉसेज हो रहे हैं, फिर भी वो चलती जा रही है, और कोई फायदा देश का तो हो नहीं रहा उससे, सिर्फ सैलरीज बांट रहे हो आप, लोगों का फायदा भी नहीं कर रहे, लोगों से ढंग से बात नहीं, करप्शन, पैसे देके काम कराने पड़ते थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए वो पब्लिक कंपनीज प्राइवेट लोगों को बेच दी गई, उनसे पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया। अब प्राइवेट कंपनी उसकी मालिक भी है, कंट्रोल भी करेगी, मैनेजमेंट भी करेगी, और सारा का सारा प्रॉफिट लेके जाएगी। लेकिन जब प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? प्राइवेट बंदा। लेकिन रहते तो देश के अंदर ही है, वो प्रॉफिट वो खर्चेगा कहाँ पे? देश की इकोनॉमी में। तो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था कि प्रॉफिट चाहे किसी ने भी लिया, वो इकोनॉमी में खर्चा करेगा, उस प्रॉफिट से कुछ खरीदेगा सामान, तो पैसा मार्केट में जाएगा, लोगों को सैलरियां देगा तो पैसा मार्केट में जाएगा। तो कि पैसा घुमाना बहुत जरूरी था और पैसा कमाना भी बहुत जरूरी था, तो प्राइवेट कंपनीज को इसमें दे दिया गया। इसमें और कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ, कुछ एग्जांपल्स दिए। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, मारुति उद्योग, IBP और कई बैंक्स, इवन की कई बैंक्स भी जो गवर्नमेंट के अंदर थे वो प्राइवेट लोगों को बेच दिए गए। तो आज का हमारा टॉपिक छोटा था और इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में अगर चाहूँ तो स्टार्ट कर दूं, जो कि है आपका ग्लोबलाइजेशन
लेकिन फिर आधा आज हो जाएगा, आधा रह जाएगा, उसको कोई फायदा है, मजा नहीं आता। तो स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसको कोशिश करेंगे कि अगली क्लास बड़ी करके ना अच्छी से 40-50 मिनट की वीडियो बना के पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश करने की ट्राई करेंगे। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी आपका इस चैप्टर का हम चैप्टर नंबर कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो है, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं इस बुक का, और आपका चैप्टर नंबर 2 का जो टेस्ट है वो भी पेंडिंग है, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 1 का लिया था, चैप्टर नंबर 2 का नहीं लिया, ना ही मैं ले रहा हूँ अभी। मैं सोच रहा था कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का कंबाइंड टेस्ट बन जाए, क्योंकि दोनों चैप्टर एक जैसे चल रहे हैं। 1950 से लेके 1990 तक का एक चैप्टर हो जाएगा, और 1991 का हम अभी पढ़ ही रहे हैं, तो ये एक ही एरा आ जाता है, एक इकट्ठा कंबाइंड टेस्ट बना दूं। लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे कि चैप्टर 2 का अलग से ले लो, तो मैं ले लूँगा, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा विचार ये कि मैं इकट्ठे लूँ। आपको अगर लगता है अलग अलग देना तो आप मेरे को बता देना, मैं आज ग्रुप में मैसेज टाइप कर दूंगा। तो जो भी आप लोग के मैक्सिमम वोट होंगे कि कौन सा कैसे कंबाइन करना है कि इंडिविजुअल करना है, उस हिसाब से टेस्ट बनाया जाएगा।